हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बेलास्ट कोचिंग क्लासेस में। बेलास्ट कोचिंग क्लासेस की तरफ से परीक्षा बोर्ड की एक सीरीज दी जा रही है 10वीं और 12वीं क्लास की, जिसमें हमारा हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों है। तो अभी हम लोगों ने इसके हिंदी मीडियम के बाकी के सारे सब्जेक्ट दे दिए। इस वीडियो में हम लोग 10वीं का गणित देख रहे हैं हिंदी मीडियम में। ठीक है, तो जो आपका मैथ्स का पेपर है 10वीं क्लास का, वो होगा 75 मार्क्स का, जिसमें से ऑब्जेक्टिव आएंगे आपके 30 मार्क्स के। तो इस वीडियो में हम सारे ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे कि इनका आंसर क्या है और ये कैसे सॉल्व होते हैं। ठीक है, ये हमारा 10वीं का कम किया गया सिलेबस है। जो आपकी परीक्षा बोर्ड है वो 2023 वाले सेशन की। ठीक है, आपका इसका एग्जाम का टाइम टेबल आ गया है, तो आपका पेपर कब होगा 2023 में, मार्च में आपके एग्जाम है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। तो ये हमारी वेबसाइट है। वेबसाइट का नाम आपको बेलास्ट कोचिंग क्लासेस सर्च करना है गूगल के ऊपर, और जो सबसे ऊपर लिंक मिलेगी उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो इस वेबसाइट पे आ जाओगे। और इस वेबसाइट के फुटर में जैसे ही आप आओगे तो आपको 10th क्लास के ऐसे सारे कोर्स मिल जाएंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो 10th क्लास के गणित में जाना, और वो स्टडी मटेरियल आप ओपन करोगे तो आपको ये सारी चीजें वहां पे मिल जाएंगी। सारी पीडीएफ आपको वहीं मिलेंगी। ठीक है, जो बेलास्ट कोचिंग क्लासेस का हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर 11.2 के सब्सक्राइबर है, तो आपको इसको सब्सक्राइब भी कर लेना है। जब आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देखोगे कि हमने 10वीं क्लास परीक्षा बोर्ड की भी सारे सॉल्यूशन डाले हुए हैं और क्वेश्चन बैंक के डाले हुए हैं। ठीक, तो 10th क्लास क्वेश्चन बैंक आपको यहीं पे मिल जाएगा और परीक्षा बोर्ड की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और साथ ही 10th क्लास के आईएमपी क्वेश्चन की भी एक हम लोग सीरीज दे रहे हैं, तो आपको आईएमपी क्वेश्चन भी यहाँ पे मिल जाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर। तो पहला चैप्टर हमारा वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर। ठीक है, तो इसके सारे क्वेश्चन एक एक करके हम देखते हैं। पहला सही विकल्प चुन करके लिखिए, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक निम्न रूप का होता है। तो जो सम पूर्णांक होता है वो 2 के पहाड़े से कट जाता है, तो सम पूर्णांक को हम कैसे लिखते हैं, 2m के रूप में लिखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 2m। फिर उसके बाद में किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक, तो विषम जो होता है वो 2 से काटने पर 1 शेषफल देता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2m + 1। सम 2 से कट जाता है, विषम में एक भागफल वो शेषफल आता है, तो 2m + 1 क्या हो जाएगा, विषम। मतलब इसका आंसर हो जाएगा 2m + 1। अगला क्वेश्चन है हमारा थर्ड, यदि 65 और 117 का HCF 65m - 117 के रूप में लिखा जाए तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम क्या करेंगे, 65 का भाग देंगे 117 में। तो जैसे ही हम देंगे तो ये हमारा कितनी बार जाएगा, एक बार। तो कितना आ जाएगा, 65। तो जैसे 7 में से 5 गए तो बचा रहा 2, और 11 में से 6 जाएंगे तो हमारा कितना बचा रहेगा, ये बचा रहेगा 52। ठीक है, फिर उसके बाद में हम 52 का भाग देंगे 65 में। तो 52 का भाग 65 में देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 52 का एक बार जाएगा 52, और बचा रहेगा 13। फिर 13 का भाग देंगे 52 में, तो 13 का 4 बार जाएगा 52, यानी इसका एचसीएफ कितना आ गया, 13। तो 65 और 117 का एचसीएफ आएगा 13। तो ये बोल रहा है 65 और 117 का एचसीएफ 65m - 117 के रूप में लिखा जाए तो m का क्या मान है। तो 65m - 117 बराबर हम कर देंगे 13। जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो 117 उधर जाएगा हमारा, तो 13 में 117 जुड़ेगा तो हो जाएगा 130, और फिर 65 से भाग देंगे तो m बराबर हो जाएगा 130 बटे में 65, और जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो m का मान कितना आ गया हमारा, 2। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2। दूसरा हमारा, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 32 और एलसीएम 8 है तब उनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो एक हमारा फॉर्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ठीक है, तो अगर इनका दो संख्याओं का गुणनफल हमारा 32 है, यानी 32 बराबर एलसीएम 8 है, तो एचसीएफ कितना होगा, तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, 8 से भाग देंगे 32 में तो 4, यानी एचसीएफ आ जाएगा 4। ये मोबाइल की स्क्रीन पर मैं आपको लिख करके बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा उसमें हाथ से लिखने में प्रॉब्लम आती है, इस वजह से क्लियर हो नहीं रहा है। और अच्छे के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, जो हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर के अगर वीडियोस वगैरह देखोगे, या मतलब उसके ऊपर जाकर के आप एड्स वगैरह पे क्लिक करोगे तो हमारा रेवेन्यू जनरेट होगा, जिससे कि हम लोग ये सारी चीजें फिर बड़ी स्क्रीन पे आपको करके दिखा सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 4। पांचवा, यदि दो धनात्मक पूर्णांक p और q है, यहाँ पे p बराबर ab² और q बराबर aq के रूप में लिखा है, तब a और b अभाज्य संख्या है, तो इनका एलसीएम कितना होगा। तो एलसीएम हमारा क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, पहले p को लिखेंगे, तो p बराबर क्या होगा, a मल्टीप्लाई b। फिर उसके बाद में q को लिखेंगे, तो q बराबर क्या होगा, a मल्टीप्लाई a, 3 बार a आ जाएगा और 1 बार b। फिर एलसीएम बराबर होता है, पहले जो कॉमन आ रहा है उसको लिख लो, यानी एक आ जाएगा a और एक आ रहा है b कॉमन, तो एक आ जाएगा b। उसके बाद में फिर जो बच रहा है, तो 2 a की पावर और बच रही है, और एक a पहले से था तो a की पावर 3, एक और b बच रहा है और एक b पहले से था तो b²। जैसे ही हम इसके प्राइम फैक्टर करके जो कॉमन आएगा पहले उसको ले लेंगे, फिर जो बचेगा वो ले लेंगे, तो आंसर क्या आएगा, a³ b²। तो इसका आंसर हो जाएगा सी।
अगला क्वेश्चन हमारा 696 और 404 का HCF कितना होगा। तो इसको हम लोग ऐसे डायरेक्टली चेक कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव से। तो 120 का हम भाग देंगे 96 में तो जाएगा नहीं, 10 का भाग देंगे तो पीछे 0 है तो भी नहीं जाएगा, और अगर 404 के इन डिजिट को जोड़ेंगे तो ये होता है 8, जो 3 के पहाड़ से नहीं कटेगा, मतलब 3 भी इसका HCF नहीं होगा, तो इसका HCF क्या होगा 4, क्योंकि HCF ऐसी संख्या होती है जिनसे ये दोनों नंबर कट जाते हैं, और जब हमारे पास ऑप्शन है तो कई बार हम ऑप्शन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला हमारा HCF बताओ 91 और 21 का। तो जो 91 है वो हमारा 21 के पहाड़े से, सॉरी 91 से 21 हमारा कटेगा नहीं। फिर उसके बाद में अगर हम 12 से देखेंगे तो 12 से भी हमारा 21 नहीं कटेगा। फिर अगर हम 21 की बात करें तो 21 से हमारा 91 नहीं कटेगा, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का HCF हमारा कितना होगा 7 हो जाएगा। उसके बाद में अगला हम लोग चलते हैं, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। अगर A और B का HCF मल्टीप्लाई LCM है तो ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा A मल्टीप्लाई B, क्योंकि एक हमारा फॉर्मूला होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM, तो इसका आंसर क्या आएगा A मल्टीप्लाई B। यदि A बराबर x क्यूब y क्यूब तथा B बराबर xy क्यूब है, जहाँ xy अभाज्य संख्या है, तो HCF कितना होगा। देखो LCM में पहले कॉमन लेते, उसके बाद में फिर बाकी की संख्या लेते, पर HCF में केवल कॉमन ही लेते। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, एक x कॉमन है और एक y स्क्वायर कॉमन है, तो आंसर क्या आएगा xy स्क्वायर। तीसरा √5 एक संख्या है, तो ये कैसी अपरिमेय संख्या है। परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं कैसी होती है, तो ये दोनों संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। अगला हमारा सही जोड़ी बनाइए। पहला परिमेय अपरिमेय संख्या है, तो एक ऐसी संख्या है वास्तविक यानी रियल नंबर है। दूसरा 2k + 1 जहाँ k कोई धन पूर्णांक है, तो ये हमेशा कैसा होगा, तो ऊपर ही हम पढ़ के आ रहे हैं कि 2m + 1 हमेशा विषम पूर्णांक होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा विषम। और 2k हमारा कैसा होगा, हमेशा सम पूर्णांक होगा। फिर एक अशून्य परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, तो ये सदैव कैसी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सत्य असत्य बताइए। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये हमारा कैसा सत्य है। दूसरा हमारा प्रत्येक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है, तो यह असत्य है हमारा। अपरिमेय संख्या रेखा पर नहीं दर्शाई जा सकती, ये भी असत्य है। नेक्स्ट प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो ये हमारा सत्य है। इसी को तो हम लोग प्राइम फैक्टर बोलते हैं यानी अभाज्य गुणनफल बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा √2 एक परिमेय संख्या है, तो ये कैसा असत्य है, √2 कैसी है अपरिमेय है। उसके बाद में अगला एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला अंक गणित के आधारभूत प्रमेय क्या है, तो इसके अनुसार प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के एक अद्वितीय गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जबकि गुणनफल का क्रम कैसा भी हो सकता है। दूसरा हमारा यदि A B दो प्राकृतिक संख्या है तो उनके HCF और LCM में क्या संबंध है, तो इसका संबंध है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF मल्टीप्लाई LCM। तीसरा है यदि P एवं P एक अभाज्य संख्या है और A एक धनात्मक पूर्णांक है, तब यदि P A स्क्वायर को विभाजित करता है तो कौन सा तथ्य निश्चित रूप से कहा जा सकता है। तब निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि अगर P को A स्क्वायर विभाजित करता है तो P को A भी विभाजित करेगा। चौथा हमारा यदि रूट P एक अपरिमेय संख्या है तो P कैसी होनी चाहिए, तो P एक हमारी कैसी होना चाहिए, अभाज्य संख्या होना चाहिए, तभी ये क्या होगा हमारा अपरिमेय संख्या होगी, नहीं तो ये नहीं होगी। नेक्स्ट A बराबर B क्यू है, तो A और B में क्या संबंध है, तो A हमारा भाज्य होगा और B क्या होगा, भाजक होगा। वो हमने ऐसा पढ़ा हुआ है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। उसके बाद में अगला हमारा ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, तो ये आपको बाद में किसी वीडियो में हम लोग बताएंगे अगर आप ज्यादा कमेंट करोगे तो। अभी हम चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ, और दूसरा चैप्टर है हमारा पॉलिनोमियल यानी बहुपद। इस वीडियो में हम लोग केवल ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्टिव आपको समझ में नहीं आया तो उसको आप वापस से देख सकते हो, मतलब वीडियो को पोस्ट करके, पर उसको आपको समझना जरूर है, रटने की कोशिश नहीं करनी। तो पहला हमारा बहुपद x² - 49 के शून्यक होंगे, तो इसको तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x² - 7 का स्क्वायर, फिर a² - b² लगाएंगे तो x - 7 और x + 7। एक एक करके इन दोनों को 0 के बराबर रखेंगे, तो जब x - 7 0 के बराबर होगा तो x = आ जाएगा 7, और जब x - 7 0 के इक्वल होगा तो जब x + 7 होगा तो x बराबर आ जाएगा -7, यानी इसका आंसर क्या होगा 7 - 7, यानी फर्स्ट सही है। सेकंड है बहुपद के शून्यकों का योग होगा, तो शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, और इसका b कितना है 13, तो -b यानी 13 और a है 6 यानी -13/6, तो ये हो जाएगा फर्स्ट। थर्ड बहुपद x² + 10x + 24 के शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा डॉट बीटा = c/a, तो इसका c है 24 और a है 1, यानी आंसर आएगा 24/1, यानी क्या हो जाएगा 24, इसका आंसर क्या है सही है।
नेक्स्ट हमारा चौथा क्वेश्चन, यदि एक बहुपद k माइनस वन एक्स की पावर 2 माइनस के एक्स प्लस वन के शून्यक में एक माइनस तीन हो तो k का मान बताओ। तो हम क्या करेंगे, इसके शून्यक की जगह माइनस तीन रख देंगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो आंसर आएगा k माइनस वन और x की जगह रखेंगे माइनस तीन का स्क्वायर और फिर k की तो वैल्यू ऐसी रहेगी, x की जगह वापस से रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस थ्री के प्लस वन बराबर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा हमारा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस तीन का स्क्वायर होगा नौ, नौ का इसमें गुणा करेंगे तो नाइन के माइनस नाइन और फिर माइनस थ्री के और प्लस का वन इक्वल टू कितना है, जीरो। तो ये हम जैसे इसको सॉल्व करेंगे, नौ में से तीन गए तो बचेगा सिक्स के और माइनस नाइन और प्लस का वन तो हो जाएगा माइनस का एट इक्वल टू जीरो। आप आठ को दूसरी तरफ लेकर के जाओ तो ये आ जाएगा हमारा सिक्स के इक्वल टू एट। ये दो के पहाड़े से कट जाएगा तो टू फोर जा एट, टू थ्री जा सिक्स। तो इसका आंसर आएगा के इक्वल टू आ जाएगा हमारा फोर अपॉन में थ्री। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा कितना आएगा, के इक्वल टू फोर अपॉन में थ्री। तो ये हो जाएगा इसका फोर्थ का हो जाएगा हमारा बी कि के इक्वल टू फोर अपॉन में थ्री। नेक्स्ट हमारा पांचवा, एक बहुपद जिसके शून्यक माइनस तीन और चार होंगे। तो इसमें से किसके शून्यक हमारे माइनस तीन और चार होंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके शून्यकों का योग कर सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए। जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा एक, तो एक आना चाहिए हमारा माइनस बी अपॉन में ए बराबर। जैसे ही हम पहले इक्वेशन का करेंगे तो ये आएगा हमारा माइनस एक बटे में एक। ठीक है, और ये तो हमारा होगा नहीं क्योंकि आंसर आना चाहिए हमारा एक ही आ रहा है माइनस का, तो दूसरा इसका आंसर है नहीं। ये वाला देखते हैं तो इसमें हमारा क्या आएगा, माइनस बी अपॉन में ए यानी माइनस वन अपॉन में टू और अपॉन में क्या आएगा हमारा वन अपॉन में टू और साथ में ये हो जाएगा हमारा प्लस का। तो ये इसका आंसर हमारा एक आ रहा है, इसका भी आंसर हमारा एक आ रहा है और इसको अगर हम करते हैं तो माइनस वन आ रहा है। यानी ये दो अभी ऑप्शन हमारे ठीक है। फिर हम करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो चार और तीन का गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का बारह। अगर इसमें हमारा जो ए अल्फा डॉट बीटा बराबर होता है हमारा सी अपॉन में ए, यानी सी अपॉन में ये कितना आना चाहिए, माइनस का बारह। तो जैसे हम माइनस छह और एक बटे दो को गुणा कराते हैं तो इसका आंसर हमारा कितना आएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का तीन और माइनस बारह और एक को कराएंगे तो ये कितना आएगा, माइनस बारह। मतलब हमारा आंसर क्या सही है, तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट चलते हैं हम सिक्स वाले क्वेश्चन की तरफ। तो छठवां, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और एवं बीटा है, तब अल्फा डॉट बीटा कितना होगा, तो ये हो जाएगा हमारा सी अपॉन में ए। सातवां बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस थ्री के शून्यक होंगे, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं जैसा हमने पहला किया था कि एक्स स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा माइनस रूट थ्री और एक आ जाएगा प्लस रूट थ्री। जैसे हम इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे तो ये दोनों आंसर आ जाएंगे। तो इसका आंसर हमारा क्या है, प्लस माइनस रूट थ्री। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं तो अगला हमारा आठवां, यदि द्विघातीय समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए। देखिए समीकरण ए एक्स प्लस बी के शून्य होंगे तो बराबर में इसके जीरो रख देते, ए एक्स प्लस बी के बी उधर जाएगा तो माइनस बी अपॉन में ए, इसका भी आंसर आ जाएगा। अगला हमारा दसवां, तो दसवां बहुपद टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो शून्य मैक्सिमम इसमें कितना हो सकते हैं, तीन, क्योंकि जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतने ही बहुपद के मैक्सिमम शून्य हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है द्विघातीय बहुपद के शून्यक होते हैं, तो द्विघातीय बहुपद के शून्यक कितने होते हैं, दो होते हैं। दूसरा हमारा बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का गुणनफल, तो हो जाएगा सी अपॉन में। तीसरा हमारा बहुपद टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस नाइन के शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी अपॉन में ए, और बी है हमारा माइनस सात, तो जैसे ही माइनस लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, सात बटे दो। नेक्स्ट हमारा चौथा है, यदि बहुपद के शून्यक दो और माइनस तीन हो तो ए और बी का मान बताओ। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, शून्यकों का योग कर रहे हैं। शून्यकों का योग क्या होता है, दो माइनस तीन करेंगे बराबर में आएगा माइनस ए माइनस बी अपॉन में ए। तो बी कितना है, ए प्लस बी, और ए कितना है, वन। तो ये ऐसा आ जाएगा। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस वन बराबर माइनस ए और माइनस का क्या हो जाएगा, वन। जैसे माइनस वन को जलाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये दोनों हो जाएंगे जीरो, यानी जीरो बराबर क्या आ जाएगा हमारा ए। फिर अगर हमें बी को निकालना है तो बी बराबर हमारा कितना आएगा, तो वैसे ही हम करेंगे, इन दोनों का गुणा करा देंगे तो दो और माइनस तीन का गुणा कराने पर कितना आएगा, सी अपॉन में ए। तो सी कितना है, बी, यानी बराबर में आएगा बी। इन दोनों का गुणा कराएंगे तो माइनस सिक्स, यानी इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए बराबर जीरो और बी बराबर सिक्स। नेक्स्ट हमारा पांचवा, एक त्रिघातीय बहुपद के अधिक से अधिक शून्यक हो सकते हैं, तो कितने हो सकते हैं, तीन। उसके बाद में नेक्स्ट है छठवां, एक बहुपद जिसकी घात तीन है वह बहुपद कहलाता है, तो वो कैसा कहलाता है, त्रिघात बहुपद। दो बहुपदों का योग हमेशा कैसा होता है, तो ये बहुपद होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है सही जोड़ी बनाइए।
तो पहला है बहुपद के शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग क्या होता है माइनस बी अपॉन में, इसका बी क्या है 11, तो आंसर आएगा माइनस 11 बटे में 1 यानी 11। नेक्स्ट है बहुपद के शून्यकों का गुणन, तो ये होगा सी अपॉन में और सी कितना 12 यानी 12 बटे में 1, तो इसका आंसर आएगा माइनस 12। नेक्स्ट है बहुपदों का गुणनफल, तो बहुपदों का गुणनफल, तो ये इसको हम सॉल्व करेंगे, मतलब इसके गुणनखंड किए गए हैं, तो ये कौन कौन से गुणनखंड का होगा, तो x प्लस 3 और x प्लस 3, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नेक्स्ट है a का मान जो कि x स्क्वायर प्लस ax प्लस 2 का एक गुणनखंड x प्लस 1 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। उसके बाद में अगला है सत्य सत्य बताइए, तो पहला है द्विघाती बहुपद के शून्य होते हैं, तो ये सत्य है। नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का एक शून्य के 1 और 4 है, तो यह सत्य है। नेक्स्ट एक बहुपद पी एक्स के शून्य कोण बिंदुओं को y अक्ष पर जहां y पी एक्स का ग्राफ बनता है x अक्ष को प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये हमारा कैसा असत्य है। चौथा हमारा ये भी अल्फा बीटा गामा त्रिघातीय बहुपद के शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू सी अपॉन में ये होगा, ये भी असत्य है। और पांचवा घात 2 के किसी बहुपद के अधिक से अधिक शून्य 2 हो सकते हैं, तो ये हमारा कैसा सत्य है। इसके बाद में हम लोग चलते हैं आगे, तो आगे हमारा तीसरा चैप्टर, और तीसरा चैप्टर हमारा दो चरराशि वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, ये सारे मैं आपको इस पर सॉल्व करके बता रहा हूँ, पर ये मोबाइल की स्क्रीन है तो कभी कभी थोड़ा क्लियर नहीं दिखता, पर आप इसको वीडियो को पॉज करके या रोक करके भी देख सकते हो। पहला हमारा समीकरण 6x प्लस 3y इक्वल टू 8 व 15x माइनस 7y बराबर 10 के हल होंगे, तो हम इसको क्या करेंगे a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन में b2 रखेंगे पहले, तो ये क्या आएगा 6 बटे में 15 और 3 बटे में माइनस 7, ये दोनों तो कभी बराबर नहीं होंगे, तो इसके कितने हल होंगे अद्वितीय हल होंगे, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा पहला आ जाएगा इसका यानी कैसे होगा अद्वितीय हल हो जाएगा। उसके बाद में अगला है हमारा दूसरा, तो ये हमारा कि के किस मान के लिए समीकरण के अनंतता अनेक हल होंगे, तो अनेक हल होने के लिए हमारा क्या होता है a1 अपॉन में a2 बराबर होना चाहिए b1 अपॉन b2 के और बराबर होना चाहिए c1 अपॉन c2 के, तो इन दोनों को हम क्या करेंगे ऐसे इक्वल रखेंगे, और फिर जैसे इक्वल रखेंगे तो इसमें से हमारा k का मान निकल आएगा, और जैसे हमारा k का मान निकलेगा तो k की हमारी वैल्यू कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 7। उसके बाद में अगला है समीकरण हो तो हमें क्या होगा, तो जब समीकरण में हमारा a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर नहीं हो c1 अपॉन c2 के, तो इसका क्या होता है हमारा कोई हल प्राप्त नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कोई हल प्राप्त नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा चौथा, यदि रेखाएं समीकरण का एक जोड़ा संगत है तब रेखाएं होंगी, तो रेखाएं कैसी होंगी प्रतिच्छेदी अथवा संपाती होंगी। पांचवा रेखीय समीकरण एक ये है कि अद्वितीय हल होंगे, तो अद्वितीय हल कब होते हैं जब a1 अपॉन में a2 बराबर नहीं होता b1 अपॉन b2 के, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा ये आ जाएगा, ये है हमारा अद्वितीय हल का, ये है हमारा अनेक हल का, और ये वाला है हमारा कोई हल नहीं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा छठवां x माइनस 2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0, तो रेखाएं हैं, तो ये रेखाएं कैसी हो जाएंगी हमारी, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा छठवें का, तो ये प्रतिच्छेद रेखाएं हो जाएंगी क्योंकि a1 अपॉन में a2 इसका बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। उसके बाद में अगला है हमारा सातवां, तो सातवां जब a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 होता है, तो फिर ये रेखाएं हमारी कैसी होती है, तो इसमें अनेक हल होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा कि इसके कितने हल होंगे अनेक हल होंगे। उसके बाद में अगला है हमारा आठवां, तो समीकरण का हल होगा, तो इस समीकरण में कैसे हल होंगे, तो इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन माइनस 3 बराबर 2 अपॉन माइनस 6 और फिर 5 बटे में 1, ये दोनों तो आगे के बराबर है क्योंकि इसको हम काटेंगे पर ये नहीं है, तो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 पर बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के, तो इसका आंसर क्या आएगा कि इसमें कोई हल नहीं होंगे। उसके बाद में नेक्स्ट रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, अनंतता अनेक हल होने पर रेखाएं होती हैं तो कैसी होती है संपाती। फिर a1 अपॉन में a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो ऐसी स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म का हल होता है, तो ये कैसा होता है अद्वितीय। तीसरा, यदि रेखाएं समांतर है इस स्थिति में समीकरण युग्म होगा, तो ये कैसा होता है असंगत होता है। चौथा, यदि 3x माइनस y प्लस 8 बराबर 0 हो और 6x माइनस ky माइनस 16 बराबर 0 हो, तो प्रतिस्थापन में k का मान होगा, तो k का मान कितना होगा 2 होगा। पांचवा, समीकरणों का जोड़ा है घटाकर हल करने की विधि कहलाती है, तो क्या कहलाती है विलोपन। छठवां समीकरण x प्लस वाई बराबर 8 में यदि x बराबर 3 है तो y का मान कितना होगा, तो जैसे x का मान 3 रखेंगे तो 8 में से 3 जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा 5। सातवां, यदि x प्लस वाई बराबर 5 हो तो x बराबर 1 हो तो y का मान कितना आएगा, तो जैसे x की जगह 1 रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा
4 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा सही जोड़ी बनाइए। पहला एक चर का मान दूसरे समीकरण में रखकर हल करने की विधि, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि। दूसरा समीकरण को जोड़कर या घटाकर हल करने की विधि, तो ऐसी विधि को कहते हैं विलोपन। तीसरा समीकरण से प्राप्त निर्देशांकों के ग्राफ से प्रदर्शित करने की विधि, तो इसको ग्राफीय विधि या फिर आलेख विधि कहते हैं। उसके बाद में अगला सत्य असत्य बताइए। तो पहला, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं का आलेख प्राप्त होने पर समीकरण निकाय का अद्वितीय हल प्राप्त होता है, तो एक ऐसा सत्य है। दूसरा है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 की स्थिति में समीकरण का निकाय का कोई हल प्राप्त नहीं होता, तो असत्य है, क्योंकि इसके कितने होते हैं, अनेक हल होते हैं। तीसरा, रेखिक समीकरण युग्म में एक समीकरण होता है, तो ये क्या है, असत्य है, क्योंकि युग्म का मतलब क्या है, दो समीकरण होंगे। चौथा समीकरण निकाय 2x माइनस 3y बराबर 1 और 2x माइनस 4y बराबर -4 दो प्रतिच्छेदी रेखा है, तो ये सत्य है, क्योंकि इसका a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होगा b1 अपॉन b2 के। उसके बाद में चलते अगले चैप्टर पे, और नेक्स्ट चैप्टर है हमारा 4। तो ये हमारा द्विघातीय समीकरण, जिसका पहला क्वेश्चन है हमारा, सही विकल्प चुन करके लिखिए। द्विघातीय समीकरण का विविक्तिकर का मान है, तो विविक्तिकर यानी होता है हमारा d, और d बराबर होता है हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac। b है इसमें हमारा -4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 -4, a का मान है 1 और c का मान भी 4 है, तो हो जाएगा 4 का 4 में गुणा किया तो 16 में से 16 गए तो 0, तो इसमें विविक्तिकर का मान क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। उसके बाद में अगला है हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा है द्विघातीय समीकरण में 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर 0 के मूल होंगे, तो इसके मूल कैसे होंगे, मूलों की प्रकृति चेक करने के लिए हम पहले विविक्तिकर देखते। तो b बराबर होता है हमारा, नहीं, d बराबर होता है हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac। इसका b है हमारा -1, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 -4, a का मान है 4 और ये हो जाएगा c। 4 का 4 में गुणा किया 16, तो -16 में से गए तो आंसर आएगा -15। जिसका डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्तिकर माइनस में आता है, तो उसके मूल हमारे कैसे होंगे, तो उसके मूल को होते हैं काल्पनिक होंगे। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा थर्ड। तो तीसरा हमारा द्विघातीय समीकरण के मूलों की अधिकतम संख्या होती है। तो द्विघातीय समीकरण के मूलों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो ये होती है हमारी 2। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा चौथा। तो चौथे में k का मान जिसमें लिए द्विघातीय समीकरण के समान मूल होते हैं होगा। तो जिसमें हमारा द्विघातीय समीकरण के समान मूल होते हैं, तो वो हमारा विविक्तिकर कितना होता है, 0। तो इसका विविक्तिकर हमारा क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, और b है हमारा k, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4 और c। a की जगह पे कितना है 2 और c की जगह पे k बराबर कितना आएगा 0। इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो k स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 8k। एक k से k कट जाएगा, यानी k बराबर एक तो आएगा 8 और दूसरा आएगा 0, क्योंकि जब k कॉमन लेंगे तो k इक्वल टू 0 भी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा 0 और 8, यानी इसका आंसर आ जाएगा हमारा फोर्थ का डी। नेक्स्ट पांचवा समीकरण के हल है। तो इस समीकरण का हल क्या होगा, तो x माइनस 2 होल स्क्वायर, यानी x का मान कितना हो जाएगा हमारा 2 और 2। ठीक है। नेक्स्ट है यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का विविक्तिकर का मान शून्य है, तो द्विघातीय समीकरण के दोनों जो मूल है वो कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला है द्विघातीय समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के मूल तथा द्विघातीय समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के एक ही होते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो शून्य जो है इसके वो हमारे क्या होंगे, एक जैसे होंगे। नेक्स्ट हमारा दूसरा द्विघातीय समीकरण में चार राशि की अधिकतम घात होती है। तो जो चर राशि होती है द्विघातीय समीकरण में, उसकी अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है। तीसरा यदि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है, तो द्विघातीय समीकरण के मूल कैसे होते हैं, तो ये होते हैं बराबर होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा चौथा। तो चौथा क्वेश्चन है द्विघातीय समीकरण 2x स्क्वायर माइनस रूट 5x प्लस 1 बराबर 0 के दोनों मूल कैसे हैं। तो इसमें हम फोर्थ वाले में क्या करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, और ये वैल्यू हमारी माइनस में आ रही है इसके निकालने में, तो ये हमारे कैसे होते हैं, काल्पनिक होते हैं। अगला हमारा पांचवा द्विघातीय समीकरण का विविक्तिकर है। तो इसका विविक्तिकर क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा छठवां।
तो छठवां है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो वास्तविक मूल कब नहीं होते, जब डिस्क्रिमिनेंट डी यानी विविक्तिकर का जो मान है वो कैसा हो जाता है, 0 से कम आ जाता, तो वास्तविक मूल नहीं होते। अगला है हमारा सातवां, 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन में 3 बराबर 0 का विविक्तिकर है। तो इसका विविक्तिकर कितना हो जाएगा, तो b स्क्वायर होता है माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4 माइनस 4, फिर आ जाएगा a और फिर आ जाएगा c। तो ये 3 से 3 कट जाएगा, 4 से 4 गया तो 0, यानी इसका विविक्तिकर कितना आ जाएगा 0। अगला हमारा आठवां, किसी द्विघाती समीकरण के अधिक से अधिक मूल हो सकते हैं। तो किसी द्विघाती समीकरण के मैक्सिमम कितने मूल हो सकते हैं, 2। अगला सही जोड़ी बनाइए, वास्तविक और असमान मूल। तो वास्तविक और असमान मूल जब होंगे जब हमारा d क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। दूसरा, वास्तविक और समान मूल तो ये जब होगा जब d बराबर 0 होगा। काल्पनिक मूल जब होगा जब हमारा d 0 से छोटा होगा। और द्विघाती समीकरणों के मूलों की संख्या जो है हमारी वो कितनी होती है, तो वो होती है हमारी 2। द्विघाती समीकरण का विविक्तिकर तो b स्क्वायर माइनस 4ac, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0। अगला है सत्य सत्य बताइए। और पहला हमारा, द्विघाती समीकरण में वास्तविक मूल होने के लिए d माइनस 0 होना चाहिए। तो ये हमारा कैसा है, असत्य है, क्योंकि d क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। द्विघाती समीकरण का विविक्तिकर ऋणात्मक हो तो मूल वास्तविक होते हैं, तो ये भी कैसा है, असत्य है। नेक्स्ट, द्विघाती समीकरण के मूल ज्ञात करने हेतु सूत्र माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 होता है, तो ये क्या है, सत्य है। चौथा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी बराबर 0 के मूलों की प्रकृति वास्तविक एवं समान है। तो ये क्या है हमारा, ये यहाँ पे 0 होगा, तो ये कैसे है, सत्य है। पांचवा, द्विघाती समीकरण के विविक्तिकर के शून्य होने पर मूल बराबर नहीं होते, तो असत्य है। और छठवां, एक्स एक्स माइनस 1 बराबर 0 में x का मान 0 और 1 है, तो ये कैसा, सत्य है। अगला एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जिसमें हमारा पहला है, द्विघाती समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो जैसे हम इसका विविक्तिकरण निकालेंगे तो d बराबर इसका हमारा कितना आएगा, -12, इसीलिए कैसा है हमारा, ऋणात्मक है, तो ये हो जाएगा हमारा काल्पनिक। दूसरा है, द्विघाती समीकरण में मूल क्या होंगे। तो मूल निकालने के लिए पहले हम गुणनखंड करते हैं, इसके गुणनखंड पहले से ही है, तो x बराबर क्या जाएगा, गुणनखंडों के 0 के बराबर रखो तो x बराबर 4 और दूसरा आ जाएगा x बराबर 2। तीसरा है, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स प्लस 1 बराबर 0 एक द्विघाती समीकरण है। तो जब भी x की पावर ये ऐसी 1/2 वगैरह है तो फिर ये हमारे द्विघाती समीकरण नहीं हो सकता, तो ये कैसा है, द्विघाती समीकरण नहीं है। फिर चौथा हमारा, द्विघाती समीकरण 8x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 वास्तविक मूल है। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, इसका जैसे हम b स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो ये 0 से बड़ा आएगा, तो ये हम इसका लिख देंगे कि वास्तविक मूल है। उसके बाद में पांचवा हमारा, द्विघाती समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में a b c क्या है। तो इसमें a b c अचर राशि है, ठीक है, और बाकी का जो हमारा x है वो क्या है, चर राशि है। उसके बाद में अगला है हमारा छठवां, द्विघाती समीकरण के मूल ज्ञात करने का सूत्र किसने दिया था। तो उसको हम लोग श्रीधराचार्य का सूत्र भी कहते हैं, इसीलिए किसने दिया था, श्रीधराचार्य ने दिया था, ये एक भारतीय गणितज्ञ। सातवां, द्विघाती समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के विविक्तिकर ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो विविक्तिकर d बराबर हमारा क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। उसके बाद में अगला है हमारा आठवां, यदि a b c वास्तविक संख्याएं हैं और a बराबर 0 नहीं है तब द्विघाती समीकरण किस रूप में होता है। तो ये होता है a एक्स स्क्वायर प्लस bx और प्लस का c बराबर 0। अगला और आखिरी क्वेश्चन है हमारा 9th, x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3 एक द्विघाती समीकरण है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में आएगा। तो ये क्या है, हमारा एक द्विघाती समीकरण है। उसके बाद में अगला है हमारा ये अति लघु त्रिभुज प्रश्न है, तो इनको हम किसी और वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। तो अगला हमारा पांचवा चैप्टर समांतर श्रेणी। इसका पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुन करके लिखिए। किसी समांतर श्रेणी का सार्वंतर हो सकता है। तो किसी समांतर श्रेणी का सार्वंतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, शून्य हो सकता है, यानी उपरोक्त सभी आ जाएगा। तो कोई भी समांतर श्रेणी का डी जो होता है वो हमारा कैसा भी हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा, उस समांतर श्रेणी का 9वां पद होगा जिसका ए तथा सार्वंतर डी है। तो उसका उस समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होगा। तो ए एन का हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी।
तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा तीसरा √2+1 और √2-1 का समांतर माध्य निकालो। तो देखो समांतर माध्य को हम बोलते हैं अर्थमेटिकल मीन यानी AM, और AM बराबर होता है A + B/2, यानी पहले इन दोनों को जोड़ो और 2 से भाग दो, और अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, √2 क्या हो जाएगा 2√2, और जब हम 2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा √2। तो इसका सही आंसर क्या है, √2। नेक्स्ट हमारा चौथा, श्रेणी का 10वां पद क्या है, तो श्रेणी का जो 10वां पद होता है वो होता है A + 9D, और A हमारा कितना है 2, और +9, और D कितना है, तो 4 में से 2 जाएगा, ये इधर जैसे हम D निकालेंगे A2 - A1 कर देंगे, 4 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 2, 9 का 2 में गुणा किया तो 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा 20, तो इसका आंसर हमारा कितना आएगा 20 आएगा, तो ये हो गया हमारा 20। नेक्स्ट हमारा पांचवा, श्रेणी का सारवंतर क्या है, तो श्रेणी का सारवंतर होता है A2 - A1, और A2 है -6 और A1 है -10, तो ये माइनस और 1 ये -10, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 10 में से 6 गए तो कितना बचेगा 4, तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, तो उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा AP का 10वां पद क्या है, तो AP का 10वां पद क्या होता है A + 9D, और A है हमारा इसमें 10 और +9, और D है 7 में से 10 जाएगा तो ये बचेगा -3, और 9 का गुणा किया 3 में तो ये आ जाएगा -27, तो 10 - 27, और 27 में से 10 गए तो आंसर आएगा -17। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा -17, ये रहा। अगला AP का सारवंतर क्या है, तो A2 - A1 होता है, तो 7 में से 12 को घटा दो, तो जैसे ही 7 में से 12 जाएंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो इसका आंसर क्या है -5। नेक्स्ट हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 3n² + 3n है, तो इसका दूसरा पद होगा। तो पहला पद इसका क्या होगा हमारा, पहले हम वो देख लेते, तो n की जगह पे 1 रखेंगे तो पहला पद आ जाएगा, यानी 3 + 3, तो पहला पद हो गया 6। दूसरा पद क्या होगा, तो n की जगह पे 2 पदों का योग कितना होगा, तो वो रख देंगे 2, तो जैसे ही 2 रखेंगे n की जगह पे तो 2 का 2 में गुणा किया 4, 4 का 3 में किया तो आएगा 12, 12 + 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 6, और 12 और 6 कितना हो जाएगा हमारा 18, यानी पहला पद 6 और 2 पदों का योग हो गया 18, तो दूसरे पदों के योग में से पहला घटा देंगे तो आंसर कितना आएगा 12, यानी दूसरा पद हमारा क्या होगा 12 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हमारा दूसरा, समांतर श्रेणी की कोई 2 लगातार पदों का अंतर कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है सारवंतर। तीसरा, ABC समांतर श्रेणी में तब B और A और C का कहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं समांतर माध्य कहते हैं। नेक्स्ट है चौथा, एक समांतर श्रेणी D = -4 और N = 7 है, तो TN = 4 है, तो A का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमारा TN बराबर अगर 4 है तो ये क्या हो जाएगा 4 बराबर हो जाएगा A + n-1 यानी 6, और D है हमारा -4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6 का 4 में गुणा करेंगे -24, और ये -24 इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा प्लस का हो जाएगा, तो 24 + 4 यानी ये बराबर कितना आ जाएगा 28, तो इसका आंसर हमारा चौथे का क्या आएगा 28। पांचवा हमारा n पदों वाली समांतर श्रेणी का प्रथम पद A और अंतिम पद L हो तो श्रेणी का योगफल कितना होगा, तो श्रेणी का योगफल क्या होता है SN बराबर होता है n/2A + L। फिर छठवां है मैं सारवंतर क्या है, तो इसका सारवंतर क्या होगा A2 - 3/2, तो 1 में से 3 गए तो आएगा -2/2, और 2 से 2 कटेगा तो आंसर कितना आ जाएगा -1। नेक्स्ट है हमारा सातवां, तो सातवां, यदि प्रथम पद A और सारवंतर D है तो nवां पद क्या होगा, तो ये तो फॉर्मूला ही होता है AN = A + n-1 × D। उसके बाद में सही जोड़ी बनाइए, तो इस सही जोड़ी में आधा एक तरफ है आधा दूसरी तरफ, तो किसी समांतर श्रेणी का nवां पद n² + n हो तो इसका पांचवा पद क्या है, तो समांतर श्रेणी का nवां पद, तो पांचवा क्या होगा 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और 5 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा 30, तो 30 हमारा शायद इधर होगा, हाँ ये हो गया 30। फिर हम दूसरे का देखते हैं, तो दूसरे में क्या है, कुल 17 पदों वाली समांतर श्रेणी में प्रथम पद 5 और अंतिम पद -16 है, तो योगफल कितना होगा, तो टोटल 17 पद है तो 17/2, और फिर पहले और आखिरी को जोड़ दो तो 5 - 61, और 61 में जैसे ही हम 5 जोड़ेंगे तो इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा 56, तो हो जाएगा 17/2 × 56, और 2 से जैसे ही हम भाग देंगे तो आएगा 23, यानी इसका आंसर आएगा 17 × 23, वो भी कैसा माइनस का, तो ये इसका आंसर होगा 17 × 23, ये हो जाएगा -476। नेक्स्ट है -3 और 5 का समांतर माध्य,
पहले इन दोनों को जोड़ो और 2 से भाग दो, तो जैसे हम जोड़ेंगे -7 और 5 को तो आएगा माइनस का 2 और 2 से भाग देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा -1। चौथा, यदि 3 a और 5 समांतर श्रेणी है तो a कितना है, तो a ये इसका समांतर माध्य है, तो 5 और 3 को जोड़ा तो हो जाएगा 8 और 2 से भाग देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो चौथे का आंसर ये आ जाएगा बी 4। नेक्स्ट और लास्ट है हमारा श्रेणी 3, 8, 13 और 18 में nवा पद होगा, तो बस इसका एक ही ऑप्शन बचता है ए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। नहीं तो nवा पद ए एन लगा करके आप निकाल भी सकते हो। अगला हमारा सत्य सत्य बताइए, एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी तथा पदों की संख्या n हो तो उसके n पदों का योगफल n/2 ब्रैकेट में a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d होता है, तो ये क्या हमारा असत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 56 है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट है 1 और 2 का समांतर माध्य a प्लस b/2 होता है, तो ये सत्य है। ये तो आप याद कर लेना, इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं। चौथा, श्रेणी 3, 8, 13, 498 में पदों की संख्या 98 है, तो हम इसको निकाल लेंगे कि a n बराबर क्या होता है a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d, और a n हो जाएगा हमारा 498 और n हो जाएगा हमारा 98, a हो जाएगा हमारा 3 और d हो जाएगा 8 में से 3 जाएंगे तो कितना आएगा 5। तो ये हमारा ट्रू नहीं होगा, LHS बराबर RHS नहीं आएगा, इसलिए क्या है असत्य। पांचवा, समांतर श्रेणी में पदों की संख्या 15 है, अतः इसका अंतिम पद 31 होगा, तो इसको भी हम लोग चेक कर लेंगे सेम वैसे ही, तो ये हमारा 31 ही है, इसलिए ये कैसा सत्य है। उसके बाद में अगला हमारा छठवा, AP 10, 7, 4 का 10वां पद -17 होता है, तो ये भी सत्य है। नेक्स्ट है 2, 4, 8, 16 एक समांतर श्रेणी है, तो 2 में 2 जोड़ने पर 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आएगा, ये 8 है, मतलब ये हमारी समांतर श्रेणी नहीं है, तो ये क्या है असत्य है। नेक्स्ट है प्रश्न 5, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, समांतर श्रेणी -9, -5 और -1 का अंतिम पद 67 है, श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको हम सीधा सीधा रख देंगे an यानी 67 बराबर a कितना है -9 और प्लस n-1 मल्टीप्लाई d, और d कितना है -5 में से 9 को घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4, -9 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 67 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 76 बटे में ये 4 कर दो बराबर कितना आ जाएगा n-1, 4 से भाग देंगे तो 4 × 4, तो कितना बचा रहा 5, 6, 7 यानी 36, तो ये फिर हम भाग देंगे तो ये जाएगा 9 बार यानी 19 बराबर आ गया n-1, -1 को इधर ले आएंगे तो n बराबर क्या आ जाएगा 20, तो इसका ये कौन सा पद है 20वां। दूसरा, समांतर श्रेणी 9, 5, 4 -3 का 10वां पद क्या है, तो 10वां पद क्या होगा a प्लस 9d, तो a हमारा कितना है 9 प्लस 9d कितना है हमारा -4, तो -4 का 9 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा -36, और -36 में से जैसे ही हम 9 माइनस करेंगे तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा कितना -27। उसके बाद में अगला है हमारा तीसरा, 27, 24, 21 का कौन सा पद शून्य होगा, तो an बराबर 0 बराबर a कितना है हमारा 27 प्लस n-1 और मल्टीप्लाई d हमारा कितना है इसका, तो 24 में से 27 जाएंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो 27 को इधर लेकर के जाएंगे तो -27, ठीक है, और ये 3 से जैसे ही हम इसको भाग देंगे -3 से, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा 9, यानी 9 बराबर आ जाएगा n-1, -1 को इधर लेकर के आएंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा 10, मतलब इसका कौन सा पद शून्य होगा 10वां। अगला 4x और 6x का समांतर माध्य क्या होगा, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10x और 2 से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा आंसर 5x। पांचवा, श्रेणी 1/3, 5/3, 9/3, 11/3 का सार्वधातुक क्या है, तो 5/3 में से हम क्या करेंगे 1/3 को माइनस कर देंगे, तो 5 में से 1 गया तो ये कितना बचेगा 4/3, तो इसका सार्वधातुक क्या आएगा 4/3। अगला है हमारा छठवा, समांतर श्रेणी 3, 5, 7 में 15 पद है, उसका अंतिम पद क्या होगा, तो इसका अंतिम पद हमारा क्या होगा, तो 15वां पद हम निकाल लेते, तो 15वां पद हमारा क्या होगा a प्लस 14d, तो a हमारा कितना है 3 प्लस 14, d हमारा कितना 5 में से 3 गए तो कितना बचेगा 2, 14 का 2 में गुणा किया 28 और 3 कितना हो जाएगा 31, तो इसका अंतिम पद क्या है 31। उसके बाद में सातवां, तो सातवां, समांतर श्रेणी -11, -8, -5 का अंत से चौथा पद क्या है, तो इसका अंतिम से चौथा पद कितना आ जाएगा हमारा 40 आ जाएगा, और अंतिम से चौथा पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा याद रखना कि समांतर श्रेणी का अंत से चौथा पद, तो एक तो इसका अंतिम पद नहीं दिया है, फिर भी जैसे हम अंतिम से चौथा पद निकालेंगे तो ये यहाँ पे इसका कुछ मिसिंग है, इसलिए कैलकुलेशन पूरी नहीं हो रही, नहीं तो अगर आपको अंतिम से चौथा निकालना होता तो n-4 प्लस 1वां पद निकाल लिया करो,
ठीक है, जैसे आखिरी से जितना भी पद बोला है, जैसे बोला लास्ट से आरवा पद निकालो, तो आंसर क्या आएगा n माइनस आर, और साथ में हम क्या करेंगे फिर उसके बाद में प्लस कर देंगे 1, तो ये होता है हमारा अंतिम से आरवा पद। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा आठवां समांतर श्रेणी 10 6 2 के 16 पदों का योग क्या होगा, तो 10 6 2 के 16 पदों का योग ये हो जाएगा हमारा 320। नेक्स्ट n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो ये तो एक फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2, नहीं तो आप चाहो तो Sn का फॉर्मूला लगा करके भी निकाल सकते हो। 10वां एक समांतर श्रेणी में 7 पदों का योगफल 49 है, तो यदि अंतिम पद 9 हो तो प्रथम पद क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 7/2 और a प्लस एल, तो a और l कितना है 9 बराबर कितना है 49, तो ये जैसे 7 से हम 49 काटेंगे तो 7 बार 2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 14, और a प्लस 9 बराबर कितना आ गया 14, तो जैसे ही हम 9 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 5, यानी a बराबर कितना आ जाएगा इसका 5। उसके बाद में अगला है हमारा 11वां, श्रेणी 1 2 3 4 5 का समांतर माध्य क्या होगा, तो इसका समांतर माध्य क्या होगा 1 2 3 4 5, तो ये तो इधर गलत दे दिया, ये उधर का है माध्य का है कि माध्य क्या होगा, तो इन सबको हम जोड़ करके क्या करेंगे 5 से भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगला है हमारा 12वां, समांतर श्रेणी के व्यापक रूप लिखिए, तो समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है ए एन बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, और अगला चैप्टर है हमारा त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स। तो इसका पहला क्वेश्चन है, यदि ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के और ए बी अनुपात पी क्यू 4/5 है, तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना आएगा, तो क्षेत्रफल साइड के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, यानी 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, तो कितना आएगा 16 अनुपात में 25 आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरा हमारा 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाला त्रिभुज का प्रकार होता है, तो ये इसकी सारी भुजाएं अलग अलग हैं, तो ये कैसा हो जाएगा हमारा विषमबाहु हो जाएगा एक तो, पर ये तो है ही नहीं, पर एक काम हम करा करके देख सकते हैं कि इनका जो बड़ी भुजा है उसका वर्ग करेंगे, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, 6 का करेंगे 36, 8 का करेंगे 64, तो ये हमारा क्या होगा 100 बराबर 36 और 64 को जोड़ते तो 100 होता है, इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा। अगला देखते हैं हम तीसरा, एक समकोण त्रिभुज में इस भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, तो कर्ण सबसे बड़ी होती है, तो कर्ण की भुजा का वर्ग बराबर होता है लंब का और आधार का। नेक्स्ट हमारा चौथा, पाइथागोरस पिरामिड भारत में निम्न गणित द्वारा दिया गया, तो ये किसके द्वारा दिया गया था, तो ये बौधायन के द्वारा दिया गया था। अगला हमारा पांचवा, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण 8 सेंटीमीटर लंबा है, तब इसके अन्य भुजाएं की लंबाई क्या होगी, तो ये हो गया हमारा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, तो इसकी ये वाली भुजा 8 है, इसको अगर हम a माने तो ये भी क्या हो जाएगा a, तो इसको जब हम फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस, तो 8 का स्क्वायर 64 बराबर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, 2 से अगर हम 64 को भाग देंगे तो आएगा 32, यानी a बराबर क्या आ जाएगा हमारा √32, और √32 होता है 4√2 आंसर, तो इसका आंसर क्या आएगा 4√2, पर ये तो इस ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये क्वेश्चन या तो कहीं पे मिसप्रिंट है या फिर इसमें ये ऑप्शन गलत दे करके रखें। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग छठवां, तो एबीसी और डीबीई दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि डी भुजा बीसी का मध्य बिंदु है, त्रिभुज एबीसी बीडीई के क्षेत्रफल का अनुपात बताओ, तो इन दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4:1, ठीक है, क्योंकि जैसे साइड में इसका 2 गुना है तो 2/1 आ रहा है, तो इसका हम जब स्क्वायर करेंगे तो वो क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर आ जाता है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा सातवां, ऐसी किसी त्रिभुज की भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं का भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद के लिए एक रेखा खींची जाए, तो यह अन्य दो भुजाओं को एक ही समान अनुपात में विभाजित करती है, ये कथन किसका है, तो यह आधारभूत अनुपायता प्रमेय है। उसके बाद में नेक्स्ट रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो पहला है इसमें हमारा रिक्त स्थान, सभी सर्वांग सम बहुभुज भी होते हैं, तो ये कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। दूसरा है समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं होती हैं, तो ये क्या होती हैं, समानुपाती होती हैं। उसके बाद में तीसरा, यदि कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के होती है, तो तीसरी भुजा के वो कैसी होती है, समांतर होती है। नेक्स्ट है चौथा, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात किसी दो संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, तो ये के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा पांचवा, तो पांचवा है दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल 9:16 है, तो इनकी संगत भुजाओं का क्या होगा, तो इसका वर्गमूल ले देंगे, यानी 3:4 आ जाएगा। अगला हमारा छठवां, प्रत्येक वर्ग होते हैं तो ये एक समरूप होते हैं, सभी वृत्त भी कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं तो सभी समबाहु त्रिभुज
समरूप होते हैं। अगला हमारा सही जोड़ी बनाओ, तो इसका हमारा क्या आ जाएगा सही जोड़ी का, तो पहला आ जाएगा हमारा त्रिभुज समरूप होते हैं, तो इसका हमारा क्या आ जाएगा, कौन से त्रिभुज होते हैं, समरूप। और दूसरा आधारभूत अनुपातिका प्रमेय, तो इसका हमारा क्या आएगा, थेल्स प्रमेय। सभी वर्ग होते हैं, तो सभी वर्ग कैसे होते हैं, समरूप। कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, तो इसमें किसमें, समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा सत्य असत्य, तो पहला हमारा दो समरूप आकृतियां अनिवार्य सर्वांग सम होती हैं, तो ये हमारा कैसा है, असत्य है। नेक्स्ट हमारा सभी वर्ग समरूप होते हैं, तो ये सत्य है। नेक्स्ट समरूप त्रिभुजों की संगत कोण बराबर होते हैं, तो ये सत्य है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है, तो ये भी सत्य है। पांचवा हमारा समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग त्रिभुज की किसी एक भुजा के वर्ग के बराबर होता है, तो ये क्या हमारा असत्य है। यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का एक ही अनुपात में हो तो उनके संगत कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं, तो ये हमारा सत्य है। और लास्ट हमारा सातवां समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, तो ये कैसा है, असत्य है। उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ, तो अगला चैप्टर है इसके बाद में हमारा सातवां निर्देशांक ज्यामिति। तो ये है निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुन करके लिखिए। और फर्स्ट है मूल बिंदु के निर्देशांक है, तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। उसके बाद में अगला है हमारा दूसरा, एक्स अक्ष पर स्थित मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर स्थित एक बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, 4,0। नेक्स्ट है बिंदु 8,6 और 0,0 के बीच की दूरी क्या होगी, तो ये होता है x2 - x1 + y2 - y1, तो x का स्क्वायर करेंगे यानी 64 + 6 का करेंगे तो 36, 36 और 64 होता है 100, रूट लेंगे तो आंसर आएगा 10। नेक्स्ट हमारा चौथा, बिंदु 1, 2 और 3, 4 के जोड़ों वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा, तो मध्य बिंदु क्या होता है, आगे वाले दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दो, पीछे वाले दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दो। 3 और 1 4, 4 को 2 से भाग दिया तो आएगा 2, 4 और 2 6, 6 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो आंसर आएगा 3, यानी इसका आ जाएगा 2,3। नेक्स्ट हमारा बिंदु किस चतुर्थांश में है, तो अगर हमारा पहला चतुर्थांश होता है तो प्लस प्लस, दूसरा होता है तो माइनस प्लस, तीसरा होता है तो माइनस माइनस और चौथा होता है तो प्लस माइनस, और इसमें दोनों माइनस के हैं, तो इसका मतलब कौन से चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में, मतलब इसका आंसर आएगा तृतीय। छठवां बिंदु 0,5 एवं -5,0 के बीच की दूरी क्या है, तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, x2 - x1 यानी -5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का वर्गमूल, तो 5 का स्क्वायर 25 और दूसरे 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 25 और 25 50, यानी आंसर क्या आएगा √50। और √50 को अगर आप सॉल्व करोगे तो 5 बाहर आ जाएगा, यानी 5√2 आ जाएगा इसका आंसर। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो पहला एक वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक है, तो उस केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। -3 और 3 को जोड़ेंगे 0, 2 से भाग देंगे तो आंसर आएगा 0, 4 और 4 को जोड़ेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0, यानी 0,0। दूसरा है यदि एक बिंदु y अक्ष के निर्देशांक 0 है तब वह अक्ष पर होगा, जब y का निर्देशांक 0 है तो वो x अक्ष पर होगा। तीसरा x अक्ष और y अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है, तो इसे मूल बिंदु कहते हैं। चौथा किसी त्रिभुज के शीर्ष 4,3, 2, -3,6 है, तो उसके केंद्रक के निर्देशांक होंगे, तो उसके केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे, इन सबको हम जोड़ करके भाग दे देंगे, तो 4 और 2 6, 6 में से हमारा 3 जाएगा तो कितना बचेगा 3, तो 3 में जैसे 3 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा 1, दूसरा -3 और 3 ये हो गया 0, 6 बचा, 3 से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो 1,2, क्योंकि इसका हमारा फॉर्मूला ऐसा होता है x1 + x2 + x3 बटे में 3, और y के लिए क्या होता है y1 + y2 + y3 बटे में 3। अगला सही जोड़ी बनाइए, तो इसका हमारा पहला है x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट का हो जाएगा हमारा dx, 0। नेक्स्ट है y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, तो इसका हमारा क्या आ जाएगा 0, y। दोनों अक्षों पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, तो इन दोनों अक्षों पर स्थित, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा 0,0। नेक्स्ट है बिंदु x1 y1 के मूल बिंदु से दूरी, तो जाएगा रूट के अंदर x1² + y1²। दो बिंदुओं के बीच की जोड़ने वाली रेखा का मध्य बिंदु क्या होता है, x1 + x2/2 और y1 + y1/2। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं हम अगले चैप्टर की तरफ, तो इसके बाद में अगला चैप्टर है हमारा त्रिकोणमिति, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो त्रिकोणमिति का पहला क्वेश्चन है हमारा, ये है चैप्टर हमारा त्रिकोणमिति का परिचय। सर्व समीका बराबर होती है, तो हमने पढ़ा हुआ sin² θ + cos² θ बराबर क्या होता है, तो ये होता है 1। दूसरा 1 + cot² θ,
तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसके फॉर्मूले हैं, सारे फॉर्मूले मैंने वेबसाइट के ऊपर अपलोड करके रखे हुए, तो आप बलास्ट कोचिंग क्लासेस सर्च करना और जैसी जो पहली लिंक मिलेगी आप उसके ऊपर जाकर के वेबसाइट से फॉर्मूले कलेक्ट कर सकते हो। तीसरा हमारा 1 अपॉन में कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर थीटा बराबर होगा, तो 1 अपॉन में कोसेक होता है साइन, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में सेक का हो जाएगा कॉस यानी कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये किसके बराबर होता है 1 के। अगला रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर और रूट लगाया तो आंसर क्या आ जाएगा साइन थीटा। पांचवा क्वेश्चन है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान, तो a प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर 20 प्लस कॉस स्क्वायर 20, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर 40 प्लस कॉस स्क्वायर 40, तो इसका मान भी 1। साइन स्क्वायर 65 कॉस स्क्वायर 65, तो इसका मान भी 1। tan 45 की वैल्यू भी हमारी क्या होती है 1 होती है। sin 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है और sec 90 माइनस थीटा हमारा क्या होता है cosec थीटा होता है। sin 21 अपॉन में cos 69, तो sin को अगर हम cos में बदलेंगे ऊपर का तो ये हो जाएगा cos हमारा 90 माइनस 21 और 90 में से जैसे हमारा 21 आएगा तो क्या आ जाएगा 69, तो cos 69 अपॉन में cos 69, ये दोनों कट करके आंसर इसका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है sin 90 माइनस थीटा अपॉन में cos थीटा, तो sin 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा से cos थीटा कटेगा तो आंसर आएगा 1। उसके बाद में अगला है हमारा sec 35 बटे में cosec 55, तो इन दोनों का सम कितना है 1 यानी ये आ जाएगा 1, इसका भी आ जाएगा 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है हमारा sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है cosec स्क्वायर थीटा, cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है हमारा sec थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का रूट होगा हमारा sin थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू होता है tan स्क्वायर थीटा, रूट लिया तो आंसर आएगा tan थीटा। cot 59 और tan 31 ये दोनों एक दूसरे से कट करके आंसर आ जाएगा 1, क्योंकि इन दोनों का सम कितना है 90 है। अगला है हमारा 8वां, तो 8वां है sin 30 cos 60 sin 30 और नहीं cos 30 sin 60 का मान बताओ, तो इस cos का मान जैसे हम sin में बदलेंगे तो ये हो जाएगा sin 30 और इस sin का बदलेंगे तो ये हो जाएगा हमारा cos 30, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 वो होता है 1। sec 90 माइनस थीटा हमारा कितना होता है cosec थीटा होता है। अगला है हमारा सही जोड़ी बनाइए sin 60, तो sin 60 की वैल्यू हमारी कितनी होती है √3/2। नेक्स्ट है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये होता है sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है हमारा tan स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है cot स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा और cot थीटा बराबर होगा 2। नेक्स्ट है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, tan 90 की वैल्यू हमारी होती है इनफाइनाइट और 1 अपॉन में sec थीटा बराबर होता है cos थीटा। अगला है हमारा मैच द कॉलम 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, तो जो हमारा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है ये बराबर होता है हमारा किसका cosec स्क्वायर थीटा के, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा cosec स्क्वायर थीटा। sec थीटा बराबर हमारा क्या होगा, तो sec थीटा बराबर होता है 1 अपॉन में cos थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, tan 60 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, तो जो हमारा tan 60 होता है इसकी वैल्यू होती है √3। नेक्स्ट है cos 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा sin थीटा। उसके बाद में अगला मैच द कॉलम है हमारा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1 और 1 का रूट लेंगे तो आंसर आएगा 1। tan थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा, cos 45 की वैल्यू होती है हमारी 1 अपॉन में √2, sin 0 की वैल्यू 0 और cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू हमारा कितना होगा, तो cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा होना चाहिए, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है तो ये यहाँ पे मिसप्रिंट है। इसके बाद में चलते हैं हम अगले चैप्टर की तरफ और इसके बाद में अगला चैप्टर है हमारा 10th एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो उसकी तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट ये तो मूव कर गया। अगला है हमारा एप्लीकेशन ऑफ त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग या फिर इसी चैप्टर का नाम ऊंचाई और दूरी भी है। तो इसमें यदि एक मीनार की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई समान हो तो नयन कोण कितना होगा, तो जब परपेंडिकुलर और बेस दोनों बराबर होते हैं तभी 45 डिग्री का कोण बनता है। दूसरा, यदि धूप में खड़े व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई के √3 गुनी हो तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा, तब होगा 20 डिग्री। किसी बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर स्थित किसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 है, तब मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, तो तब मीनार की ऊंचाई हमारी कितनी हो जाएगी, तो वो भी 100 मीटर हो जाएगी क्योंकि समान हो जाएगा। चौथा, क्षैतिज तल से नीचे रखी वस्तु को देखने क्षैतिज रेखा का दृष्टि रेखा के मध्य बनने वाला कोण कौन सा होता है, तो जब भी हम नीचे की तरफ देखते हैं तो कौन सा कोण बनता है, अवनमन। पांचवा, क्षैतिज तल से ऊपर रखी वस्तु को क्षैतिज तल से देखने के लिए कौन सा होता है, तो जब हम ऊपर देखते हैं तो बनता है हमारा उन्नयन कोण। उसके बाद में छठवां,
पुल पर बैठा बंदर नदी में नाव देखता है जिसका अवनमन कोण 45 है। यदि पुल की ऊंचाई 25 मीटर है तो नाव की बंदर से दूरी क्या होगी? तो नाव की बंदर से दूरी क्या होगी? तो इसमें हम लोग कौन सा लगा देंगे? साइन थीटा लगा देंगे, और साइन थीटा में हमारा क्या आ जाएगा? 1/√2 मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगा, मतलब इसका आंसर आएगा 25√2। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 7वां, एक पेड़ की छाया 17√3 मीटर है। यदि पेड़ की ऊंचाई 17 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? 30 डिग्री होगा। नेक्स्ट, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है तो इसका उन्नयन कोण कितना होगा? तो 45 होगा। अगला हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला है धूप में खड़े व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुनी है तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? 30 होगा। उसके बाद में अगला है एक पेड़ की छाया 15√3 मीटर है। यदि पेड़ की ऊंचाई 15 मीटर है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा? तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? 30 होगा। उसके बाद में अगला और लास्ट है हमारा, किसी बिंदु से 200 मीटर की दूरी पर स्थित किसी टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 है तो टावर की ऊंचाई कितनी होगी? तो जब ऊंचाई 45 डिग्री का कोण होता है तो ऊंचाई कैसी होती है? सेम, यानी 200 मीटर। अगला चैप्टर है हमारा इसके बाद में वृत्त, यानी 10वां, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कल। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा वृत्त का, वृत्त की किस बिंदु पर स्पर्श रेखा, किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। दूसरा, वृत्त के किसी बिंदु पर वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो वृत्त के किसी भी बिंदु पर वृत्त के ऊपर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती? वृत्त के किसी बिंदु पर, अगर एक बिंदु है तो एक ही स्पर्श रेखा खींची जाती है। जैसे वृत्त है और इसका ये बिंदु मैं फिक्स कर दूं तो इसके ऊपर से एक ही स्पर्श रेखा जाएगी। एक वृत्त से अधिक कितनी समांतर रेखाएं जा सकती हैं? तो 2। नेक्स्ट है 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त परस्पर बाह्य स्पर्श करते हैं, उनके केंद्रों की दूरी क्या हो जाएगी? तो अगर ऐसे दोनों एक दूसरे को टच करते हैं तो इनके केंद्रों की दूरी त्रिज्याओं का योग, यानी 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त परस्पर अंतः स्पर्श करते हैं, तब उनके केंद्रों के बीच की दूरी, तो जैसे ये हमारा वृत्त हो गया और इसको अंतः ऐसा स्पर्श किया तो एक का हो जाएगा हमारा 5 और दूसरे की हो जाएगी 3, 5 में से 3 गए तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट है वृत्त के बाह्य स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं? तो कितनी होती है? 2। उसके बाद में अगला है हमारा, तो ये वृत्त की एक छेदक रेखा वृत्त को प्रतिच्छेद करती है, तो वृत्त को कितने? 2 बिंदुओं में प्रतिच्छेद करती है। 8वां, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी होगी? तो इसकी हमारी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो इसका आंसर आएगा 7 सेंटीमीटर। उसके बाद में 9th है, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण उस स्पर्श रेखा को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण के होता है, तो ये कैसा होता है? तो इसका आंसर आ जाएगा संपूरक होता है। 10वां है हमारा, एक वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु P है, 8 सेंटीमीटर लंबाई वाली स्पर्श रेखा PT खींची जाती है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? 10 का स्क्वायर यानी 100, 100 माइनस 8 का स्क्वायर 64, इसका रूट ले दो तो 64 में से गए तो 36, यानी आंसर आएगा इसका 6। अगला है, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा परस्पर होती है, तो परस्पर कैसी होती है? किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा समान होती है। 12वां है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA PB दो स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री का कोण बनाता है, तो POA कितना होगा? तो POA, जैसे ये वृत्त के ऊपर 80 डिग्री का कोण बना रहा है यहाँ पे, तो यहाँ बनता है 100 और 100 का इधर से जाएगा तो आधा हो जाएगा, यानी 50 डिग्री का हो जाएगा। अगला है, एक वृत्त की अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो एक वृत्त के ऊपर अधिकतम अनेक या अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अगला है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला हमारा, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर क्या होती हैं? तो बराबर होती हैं। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर होती है तो क्या होती है? लंब होती है, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बनाती है। तीसरा हमारा, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का बना कोण एवं स्पर्श बिंदुओं से जाने वाली त्रिज्या के बीच में बने कोण आपस में कैसे होते? संपूरक होते, क्योंकि दोनों क्या होते? 180 डिग्री इनका योग होता है। चौथा, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं केंद्र पर कोण अंतरित करती हैं, तो ये कैसा करती हैं? बराबर कोण अंतरित करती हैं। 5वां, केंद्र की बाह्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा उस बिंदु से सभी खींची गई स्पर्श रेखाओं के मध्य कोण को करती है, तो ये क्या करती है? समद्विभाजित करती है। 6वां, एक रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है रेखा कहलाती है, तो छेदक रेखा कहलाती है। और लास्ट है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है तो उसे एक बिंदु पर क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा अगला टॉपिक, और अगला चैप्टर है हमारा 11 तो हट गया है, तो 12 में चलते हैं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल।
तो 12वां चैप्टर है हमारा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। पहला है एक वृत्त का व्यास 16 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी, तो व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या, यानी 8 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या खंड का चाप की लंबाई का सूत्र है, तो इसको याद रखना, दो आते हैं, चाप की लंबाई और त्रिज्य खंड। ठीक है, तो त्रिज्य खंड में हमारा एरिया आता है, चाप की लंबाई में हमारा परिधि का सूत्र आता है। तो इसका क्या आएगा, थीटा बटे में 360 और 2 पाई आर। नेक्स्ट आर त्रिज्या वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तो सेम आएगा, थीटा अपॉन में 360 और 2 पाई आर की जगह क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो इसका आंसर आएगा थीटा बटे में 360 पाई आर स्क्वायर। इधर तो मेरे को कोई दिख ही नहीं रहा, ये 2 से अगर हम ये काटेंगे तो 360 आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा हमारा P, अगर इसका कोण है तो P बटे में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। अगला हमारा एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है जिसकी परिधि 44 है, तो फिर इसको तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो परिधि क्या होती है हमारी 2 पाई आर, तो यानी 2 गुणा 22 बटे में 7 बराबर आर। तो इसका नहीं, बराबर में कितना आ जाएगा 44, तो ये 44 से 44 कर लिया, यानी आर बराबर आएगा 7 सेंटीमीटर। तो जिसका आर बराबर 7 सेंटीमीटर है तो चतुर्थांश का क्या हो जाएगा, 1 बटे में 4 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। आर यानी 7 का करेंगे तो 49 गुणा 22 बटे 7 और मल्टीप्लाई 1 बटे 4। तो 7 से इसको काटेंगे 7 बार, 22 का 7 में गुणा करेंगे तो, और ये 4 से भी काट सकते हैं, तो 11 का 7 में क्या 77 बटे 2 आएगा इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 5वां, एक वृत्त के दीर्घ त्रिज्या का कोण 250 है तो लघु का कितना होगा, तो 360 माइनस हम क्या कर देंगे 250 कर देंगे। तो इसका आंसर हमारा कितना आएगा 110। उसके बाद में अगला है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला वृत्त की परिधि का उसके व्यास के साथ एक अचर अनुपात होता है, इस अचर अनुपात को कहते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। दूसरा, पाई के सन्निकट मान की गणना करने वाले भारतीय गणितज्ञ कौन थे, तो आर्यभट्ट। किस वृत्त की 2 त्रिज्याएं और उनके बीच के लघु चाप द्वारा घिरे क्षेत्र को कहते हैं, तो त्रिज्यखंड। वृत्त के केंद्र पर बने कोण की अंशीय माप होती है, तो वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है। 5वां है, केंद्र पर थीटा कोण बनाने वाले दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल होता है, तो ये क्या होता है, दीर्घ का होता है 360 माइनस थीटा बटे में 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, क्योंकि लघु का क्षेत्रफल माइनस हो जाता है। आर त्रिज्या वाले का क्षेत्रफल होता है तो पाई आर स्क्वायर। अगला है हमारा सही जोड़ी बनाओ। तो पहला है आर त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप, तो 2 पाई आर होगा। नेक्स्ट है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर का आधा, यानी 1 बटे 2 पाई आर स्क्वायर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो चौथा हिस्सा पाई आर स्क्वायर बटे में 4। एक मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण, तो एक पूरा सर्कल बनने में 360 डिग्री लगते हैं और 360 में 60 मिनट होते हैं, तो 60 से हम इसको भाग दे देंगे तो आंसर कितना आएगा 6, यानी इसका क्या हो जाएगा 6। वृत्तखंड की चाप की लंबाई, तो ये होता है थीटा बटे में 360 2 पाई आर। अगला सत्य सत्य बताइए, सर्वांग सम वृत्तों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, सत्य। समरूप वृत्तों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, असत्य। सर्वांग सम वृत्तों का परिमाप सदैव बराबर होता है, सत्य। समरूप वृत्तों का परिमाप सदैव बराबर होता है, तो सत्य। तो इसका 5वां है, यदि एक वृत्त की परिधि एवं एक वर्ग का परिमाप बराबर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा होता है वर्ग के क्षेत्रफल से, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा सत्य। 6वां है, आर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि 2 पाई आर, तो ये भी कैसा है सत्य। अगला एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक वृत्त का व्यास डी एवं परिधि में क्या संबंध होता है, तो ये क्या होता है, परिधि बराबर होता है पाई डी। नेक्स्ट है, एक वृत्त का व्यास डी एवं उसके क्षेत्रफल में क्या संबंध होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है 1 बटे 4 पाई डी स्क्वायर। नेक्स्ट है, वृत्त की त्रिज्या खंड की परिभाषा लिखो। तो वह भाग जो दो त्रिज्याओं के एवं संगत चाप से घिरा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या खंड। जैसे एक ये होगी त्रिज्या, दूसरी ये, तो इसको हम क्या कहते हैं, त्रिज्या खंड कहते हैं। उसके बाद में अगला है हमारा 13वां चैप्टर, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, सही विकल्प चुन करके लिखिए। एक बेलन के आधार की त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा कितना होता है 2 पाई आर आर प्लस एच। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा कितना होता है, तो ये होता है हमारा 2 पाई आर एच। एक बेलन का व्यास 14 है तो इसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तब बेलन का आयतन क्या होगा, तो बेलन का आयतन हमारा क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। और इस फॉर्मूले से इसको हम सॉल्व करेंगे, तो पाई को हम छोड़ देते, व्यास 7 हो जाएगा इसका, तो 7 मल्टीप्लाई 7 पाई। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा हमारा थर्ड का, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 343। जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 क्यूब तो 343। नेक्स्ट है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है, तो तिर्यक ऊंचाई होती है एल का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या फिर एल बराबर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट।
अगला हमारा शंकु के आधार का क्षेत्रफल होता है, तो शंकु का आधार वृत्त होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। खोखले बेलन का आयतन होता है, तो खोखले बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर वन स्क्वायर माइनस पाई आर टू स्क्वायर मल्टीप्लाई होल ब्रैकेट में एच, यानी इसका हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा खोखले बेलन का आयतन पाई एच आर वन स्क्वायर माइनस आर टू स्क्वायर। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है सातवां, एक शंकु का वक्र तल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रियक ऊंचाई 28 सेंटीमीटर तथा आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो इसका होता है हमारा पाई आर एल, और जैसे इसकी हम वैल्यू रखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 528 वर्ग सेंटीमीटर। आठवां, शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, तो जो शंकु होता है वो उसका आयतन हमारा बेलन के आयतन के 1/3 होता है, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट है शंकु की त्रियक ऊंचाई 13 है और त्रिज्या 5 है, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी, तो ये होता है हमारा त्रियक ऊंचाई एल स्क्वायर बराबर क्या होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इस हिसाब से 13 का स्क्वायर किया तो 169 और 5 का किया तो 25, और 169 में से 25 जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 144, यानी इसका आंसर आएगा 12। नेक्स्ट है एक ग्लोब का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा 14 है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, गोले का समतल काट का एक होता है तो वो वृत्त होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर, दो घनों को आपस में जोड़ने पर प्राप्त आकृति होती है तो वो घनाभ होती है, बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अगला हमारा घन का आयतन, तो घन का आयतन हमारा क्या होता है, तो ये होता है ए क्यूब, ठीक है। घनाभ का आयतन तो ये होता है एल बी एच। नेक्स्ट है बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। उसके बाद में आगे हम लोग चलते हैं, तो शंकु का आयतन, तो जो शंकु होता है उसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नेक्स्ट है गोले का आयतन, और गोले का आयतन होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब। अगला हमारा सत्य सत्य लिखिए, शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है, तो ये हमारा कैसा है सत्य। दूसरा, बेलन के आयतन का दुगना करके वक्र पृष्ठ एवं त्रिज्या का गुणनफल के बराबर होता है, तो ये भी सत्य है। नेक्स्ट है शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो ये सत्य है। अर्धगोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो ये सत्य है। किसी आयत को उसकी एक भुजा स्थिर रखकर उसके चारों ओर घुमाने पर जो ठोस निर्मित होता है उसे बेलन कहते हैं, तो ये कैसा है सत्य है। छठवां है एक गोले आयतन यानी सांख्यिकीय मान उसके वक्र पृष्ठीय सांख्य मान के बराबर, तो दो गोलों की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होती है, तो ये क्या सत्य है। लास्ट हमारा एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए, और इसका पहला, गिल्ली डंडे खेल में गिल्ली किसकी आकृति की होती है, तो 2 शंकु और एक बेलन। दो सर्वांग सम घन जिसमें से प्रत्येक की भुजा a सेंटीमीटर हो को आपस में जोड़कर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो कितना होगा 10a क्यूब, सॉरी 10a स्क्वायर सेंटीमीटर। दो सर्वांग सम घन को, हाँ। उसके बाद में अगला है एक ठोस को दूसरे ठोस में परिवर्तन करके एक नया ठोस के आयतन में क्या परिवर्तन आता है, तो इसका आयतन वही रहता है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आता। उसके बाद में अगला है और लास्ट हमारा चौथा, गोले का आयतन का सूत्र, तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अगला चैप्टर हमारा 14वां सांख्यिकीय, तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा सांख्यिकीय का, सही विकल्प चुनिए। यदि आंकड़े x1 x2 x3 xn का माध्य xn है तो a x1 a x2 a x3 का माध्य क्या होगा, तो इन सब में से a कॉमन निकालो और उसका बाकी का माध्य क्या आ जाएगा x बार, यानी a x बार आ जाएगा, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा सही, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। दूसरा, किसी कक्षा में 18 लड़कियां और 12 लड़कों का औसत प्राप्तांक 30 एवं 38 है, तो पूरी कक्षा का औसत क्या होगा, तो 18 × 30 और 12 × 38, इन दोनों को जोड़ करके और 18 12 यानी कितना हो जाएगा 30 से हम क्या कर देंगे, इसको भाग दे देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। और ऐसा करने पर हमारा मान कितना आएगा, तो आ जाएगा 33.2। अगला, प्रेक्षणों में यदि पदों की संख्या n विषम हो तो माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होता है, तो विषम संख्याओं के माध्य को n+1/2 होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है L + f1 - f0 2f1 - f0 - f2 × h सूत्र है, तो किसका है, बहुलक का सूत्र है, जब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मैक्सिमम टाइम होती है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा 5वां, आंकड़ों में सर्वाधिक बारंबारता वाला पद क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। नेक्स्ट है 3 माध्य -2 माध्यिका किसके बराबर होते हैं, तो ये हमारा बराबर होता है बहुलक के। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, और इसमें दिए गए आंकड़ा में सबसे बीच के प्रेक्षण मान को क्या कहते हैं, तो सबसे बीच के प्रेक्षण मान को हम क्या कहते हैं, माध्यक कहते हैं। उसके बाद में अगला है हमारा दूसरा, बहुलक ज्ञात करने के लिए सूत्र L + f1 f में f1 को कहते हैं, तो f1 हमारा क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता है।
नेक्स्ट हमारा बहुलक प्लस 2 माध्य बराबर क्या होता है, तो 3 माध्यक। नेक्स्ट ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली सीमा बटे में 2, ये क्या कहलाता है, वर्ग चिन्ह कहलाता है। पांचवा आंकड़ों का औसत मान को क्या कहते हैं, तो इसको माध्य कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा बहुलक। तो बहुलक का हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो बहुलक का हमारा ये होता है। नेक्स्ट है माध्य के पद विचलन का फॉर्मूला। तो पद विचलन में हमारा क्या आ जाता है, ए आगे आ जाता है, तो इसमें आ जाएगा हमारा माध्य के पद विचलन का ये वाला। माध्यक का सूत्र, तो माध्यक हमारा क्या होता है, जो बीचों बीच में होता है, तो उसका सूत्र ये हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा चौथा माध्य की प्रत्यक्ष विधि का सूत्र। तो माध्य की प्रत्यक्ष विधि का सूत्र क्या होता है, समेशन एफ एक्स अपॉन में समेशन एफ। माध्य का सूत्र जब n पदों का संख्या सम हो तो उसके लिए e आ जाएगा n अपॉन में 2वां पद प्लस n अपॉन में 2 प्लस 1वां पद और मल्टीप्लाई 1/2। अगला हमारा सत्य सत्य लिखिए। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति के अधिकतर प्रयोग होने वाला मापक माध्य है, तो ये सत्य है। दूसरा, सबसे अधिकतम लोकप्रिय वस्तु का पता करना हो तो बहुलक सबसे अच्छा विकल्प होता, तो ये क्या है, सत्य है। नेक्स्ट है प्रतीकात्मक यानी टिपिकल प्रेक्षण ज्ञात करने के लिए बहुलक की अधिक उपयुक्तता रहना चाहिए, तो यह सत्य है। नेक्स्ट है माध्य ज्ञात करने की काल्पनिक माध्य विधि का सूत्र ए प्लस समेशन एफ बी अपॉन में समेशन एफ है, तो ये हमारा कैसा है, सत्य है। पांचवा, प्रत्येक वर्ग अंतराल की बारंबारता उसके मध्य बिंदु के चारों ओर केंद्रित होनी चाहिए, तो ये क्या हमारा सत्य है। उसके बाद में अगला हमारा छठवां, समांतर प्रेक्षणों के वर्गीकृत आंकड़ों से निकाले गए माध्यमों का मान सदैव समान होता है, तो ये क्या आएगा हमारा छठवां असत्य है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा सातवां, सूत्रों द्वारा केंद्रीय मापों के परिकलन में वर्गों का सतत होना आवश्यक है, तो ये कैसा हमारा सत्य है। आठवां और लास्ट है हमारा, समान प्रेक्षणों के वर्गीकरण और अवर्गीकरण आंकड़ों से निकाले गए बहुलकों का मान सदैव समान होता है, तो ये क्या है, असत्य। अगला एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला हमारा, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों माध्यक एवं बहुलक में से कोई भी 2 मापों दी है तो तीसरी माप कैसे ज्ञात करेंगे, तो तीसरी माप कैसे होगा, ये फॉर्मूला हमारा बहुलक बराबर 3 गुणा माध्य माइनस 2 माध्य का सूत्र का प्रयोग करके। दूसरा, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, बहुलक वर्ग कहलाता है। तीसरा, संपूर्ण वितरण के 2 बराबर भागों में बांटने वाला अंक जिस वर्ग अंतराल में होता है उस वर्ग को क्या कहते हैं, तो उसको माध्यक वर्ग कहते हैं। चौथा, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुलक का सूत्र, तो L प्लस ब्रैकेट में f1 माइनस f0 अपॉन में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई h होता है। पांचवा, माध्यिका का सूत्र, तो ये होता है L प्लस n अपॉन में 2 माइनस cf अपॉन में f मल्टीप्लाई h। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा अगला, तो अगला चैप्टर है हमारा प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी, और ये हमारा लास्ट चैप्टर है। तो इसका पहला है हमारा, सही विकल्प चुन करके लिखिए। और पहला, एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रायिकता, तो जब भी एक सिक्के को हम उछालते हैं तो हेड आने की प्रायिकता क्या होती है, 1/2। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं है, वो घटना की प्रायिकता वो नहीं होती जो या तो हमारी 1 से ज्यादा हो जाए या 0 से कम हो, यानी 1.5। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा तीसरा, तो इसमें तीसरा क्वेश्चन है, एक थैले में एक लाल, एक नीली, एक पीली गेंद है, एक पीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी, 1/3। नेक्स्ट हमारा चौथा, किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम है, कौन सी घटना कहलाती है, तो जिसका केवल एक ही परिणाम हो, तो ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग, किसी प्रयोग की वह घटना जिसका केवल एक ही परिणाम हो, कौन सी घटना कहलाती है, तो ऐसी प्रारंभिक घटना कहलाती है। नेक्स्ट हमारा, एक पासे को एक बार फेंकने पर 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, तो 4 से बड़ा क्या है, 5 और 6, यानी ये 2 अंक हो गए, तो 2/6 इसको हम काटेंगे तो आंसर आएगा 1/3। नेक्स्ट है, ताश के पत्तों के फेस कार्ड की प्रायिकता कितनी है, तो फेस कार्ड कितने होते हैं, 12, तो 12/52, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 3 12 और 4 से इसको काटेंगे तो 13, यानी इसका आंसर क्या आएगा, 3/13। नहीं सॉरी, फेस कार्ड की संख्या पूछिए तो आंसर आएगा 12, मैंने प्रोबेबिलिटी बता दी कि 3/13। नेक्स्ट, सविता और हमीदा 2 मित्र हैं, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों का जन्म एक ही दिन लीप वर्ष में होता है, तो फिर इसके लिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा 1/365। नेक्स्ट, किसी खेल को जीतने की प्रायिकता 0.03 है, तो खेल को हारने की क्या होगी, तो 1 - 0.3, यानी आंसर आ जाएगा हमारा 0.7। नेक्स्ट, खेलने के ताशों की एक गड्डी में पत्तों के कितने रंग होते हैं, तो पत्तों के 2 रंग होते हैं, एक लाल होता है और एक काला होता है। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, तो प्रायिकता 0 के बराबर होती है, 1 के बराबर होती है और 0 और 1 के बीच में होती है, मतलब ये सही है। नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, किसी निश्चित घटना की
प्रायिकता सदैव होती है, तो सदैव कैसी होती है 1। किसी असंभव घटना की प्रायिकता सदैव 0 होती है। सभी संभव प्रायिकता का योग सदैव क्या होता है 1 होता है। नेक्स्ट है 1 माइनस पीई बराबर क्या होता है, तो पीई बार होता है। पांचवा, यदि पीई बार 2/3 है तो पीई क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अगला हमारा सही जोड़ी बनाओ, तो पीई प्लस पीई बार बराबर कितना होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 होता है। उसके बाद में अगला है हमारा एक पासे को फेंकने पर 2 से छोटी संख्या होने की प्रायिकता, तो 2 से छोटा केवल एक ही होता है, तो उसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी 1/6 आ जाएगी। अगला हमारा तीसरा, असंभव घटना की प्रायिकता, तो असंभव मतलब होना ही नहीं, तो इसकी प्रायिकता 0। 2 पासों को एक उछाल में कुल संभव परिणाम होते हैं, तो 2 पासों को जब हम एक साल उछालते हैं तो इसके लिए कितने संभव परिणाम होते हैं 36 होते हैं। किसी घटना में पी 1/13 है तो पी नहीं कितना आ जाएगा 12/13। अगला हमारा सत्य सत्य बताइए, एक पासे को 2 बार फेंकना पर 2 पासों को एक साथ फेंकना एक ही प्रयोग माना जाता है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये सत्य है। नेक्स्ट घटना ए की प्रायिकता एक ऐसी है जो पी बराबर 0 से पी बड़ा है और बराबर है और 1 से छोटा है, तो ये भी कैसा हमारा सत्य है। उसके बाद में तीसरा, एक घटना की प्रायिकता का मान -1/6 कथन सत्य असत्य, तो असत्य है क्योंकि कभी भी प्रायिकता माइनस में जाती नहीं। नेक्स्ट, एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता 3/6 है, तो सम अंक कौन कौन से होते हैं 2, 4 और 6, यानी 3/6, तो ये कैसा हमारा सत्य है। नेक्स्ट पांचवा, एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, तो ये हमारा कैसा असत्य है क्योंकि 52 सप्ताह और कुछ दिन भी होते हैं। नेक्स्ट है ई प्लस ई बार परस्पर पूरक घटना है, तो ये कैसी सत्य है। अगला, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिए, और पहला हमारा, एक पासे पर कितने फलक होते हैं, तो 6 होते हैं। एक असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो 0 होती है। तीसरा, प्रारंभिक घटना किसे कहते हैं, तो वह घटना जिसमें केवल एक ही परिणाम हो। चौथा, एक बच्चे के पास में एक घनाकार ब्लॉक है जिसके प्रत्येक फलक पर अक्षर ए बी सी डी ए है, तो घन को एक बार फेंकने पर ए प्राप्त होने की प्रायिकता, तो ए कितनी बार है 2 बार, और टोटल कितना हमारा 5, तो इसकी प्रायिकता आएगी 2/5। ठीक है, इसमें ये मिसप्रिंट है 1/3 लिखा हुआ है, या फिर यहाँ पे मिसप्रिंट है 1 2 3 4 5, एक और कोई सा कॉलम छूट रहा है, जैसे एक और होता है तो 1/3 आ जाता। नेक्स्ट है पी प्लस पी बार का मान क्या होता है, तो इसका मान 1 होता है। ठीक है, तो ये हमारी 10th क्लास की परीक्षा बोर्ड के क्वेश्चंस थे। आपको इस वीडियो को लाइक जरूर करना है और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना है। ठीक है, और ऐसी वीडियो आपको देखती रहनी है। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, और साथ में ये आपको हमारे वेबसाइट के ऊपर भी मिल जाएगी। हमारा यूट्यूब चैनल है बलास्ट कोचिंग क्लासेस, इसको आपको 11.2 सब्सक्राइबर है, तो सब्सक्राइब कर लेना। तो आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आप देखोगे इसके ऊपर की 10th क्लास के आईएमपी क्वेश्चनों की हमने सीरीज देकर के रखी है, परीक्षा बोर्ड की देकर के रखी है, और 10th क्लास के क्वेश्चन बैंक की सीरीज देकर के रखी है, तो ये जरूर देख लेना। मिलते हैं अगले टाइम अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर।